हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। तो आज हम स्टडी करेंगे अपना नया कोड जो कि है MMT008। ये कोड इग्नो एमएससी मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए। ठीक है, इस सब्जेक्ट को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट शो हो रहा है आपको, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि अगले पेज पर भी है हमारे पास ये। ठीक है, तो डायरेक्टली फिर मैं यही पेज से आपको स्टार्ट करता हूँ। इसमें हमें क्या दे रखा है, अ स्टडी अबाउट अ पॉपुलेशन showed that the mobility of population of a state, of a village, of a town in the following percentages। ये सारा कुछ हमें ना परसेंटेज में दे रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, नीचे क्या दे रखे हैं, व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन विलेज, टाउन एंड सिटी आफ्टर 1 ईयर। पहले तो आपको क्या करना है, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन विलेज टाउन एंड सिटी आफ्टर 1 ईयर बताना है, देन एंड 2 ईयर्स बताना है। गिवन क्या है, given that the present proportion of the population in the village town and city are respectively this। जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास ना प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, वो है विलेज के लिए 0.50, टाउन के लिए 0.40 और सिटी के लिए 0.10। हमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन करना है ना, हम इसके लिए यूज करेंगे अपनी मैट्रिक्स, जिसे बोलते हैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स का यूज करेंगे, जिसमें हमारे पास जो डाटा दे रखे हैं ना विलेज टाउन और सिटी का परसेंटेज के अंदर, ठीक है, हम उसको प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखेंगे लेकिन मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अगर इसको प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, क्योंकि मैं परसेंटेज दे रखी थी, जब भी हम परसेंटेज को चेंज करते हैं प्रोपोर्शन के अंदर तो क्या होता है, सबको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 60/100 हो जाएगा 0.60, 25 हो जाएगा 0.25। अब बाकी सबको मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, 0.15, 0.10, 0.70, 0.20, 0.10, 0.30 और 0.60। ये हमारे पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स पी आ चुकी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की और उसमें हम क्या करेंगे कि हम ना पहले एक इनिशियल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन वेक्टर लेंगे। वो भी हमें दे रखा है, कहाँ दे रखा है, ये देखो 0.50, 0.40, 0.10। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमारे पास ये है ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ट्रांजिशन मैट्रिक्स जिसका नाम हमें रख दिया पी। अब हम क्या लिखने जा रहे हैं अपने बारे में, हम लिखने जा रहे हैं इनिशियल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन वेक्टर। ठीक है, मान लीजिए इस वेक्टर का नाम है एक्स नॉट। क्या है हमारे पास, ये 0.50, ये तो हमें ऑलरेडी प्रोपोर्शन के फॉर्म में दे रखा था, 0.50, 0.40 और 0.10। ठीक है, अब हम सोल्व करेंगे इसकी हेल्प से हमारा x1। x1 का मतलब क्या हुआ, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बट आफ्टर 1 ईयर, ये इनिशियल वाला था ना। ठीक है, अब हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के बारे में। मैं अब डायरेक्टली उसके बारे में x1 लिख रहा हूँ। x1 सोल्व करने का मेथड क्या होता है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके इनिशियल प्रोपोर्शन को इससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और आपको पता ही कि मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होती है, वो बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो अब मेरे पास ना जो पी ट्रांसपोज है वो क्या आएगा, यहाँ पे अब देखते हैं पहले। हमारे पास जो पी ये दे रखा है, तो पी ट्रांसपोज क्या आएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा 0.60 यहाँ पे। अब ना मैं रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, इतना सा स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट रो को भी अब मतलब कि सिंपली ट्रांसपोज ही कर रहे हैं हम, और कुछ नया नहीं कर रहे इसमें। यहाँ पे 0.70 आना था, यहाँ पे 20 आना था। ठीक है, यहाँ पे आ गया 0.10, 0.30 और यहाँ पे आ गया 0.60। और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है एक्स नॉट से, जो कि हमें ये दे रखा, वो आ जाएगा हमारे पास 0.50, 0.40 और 0.10। अब पहले बात तो ये, क्योंकि इसका ऑर्डर हमारे पास 3/3 है, इसका ऑर्डर 3/1 है, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी 3/1 ही होएगा। दैट मीन्स इस फॉर्म में मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास। ठीक है, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो मल्टीप्लाई होगी, 0.60 को 0.50 से मल्टीप्लाई करोगे ना, आपके पास 0.30 आ जाएगा। आप ट्राई कर लीजिएगा। ये ना थोड़ा छोटा बन गया, इसको थोड़ा सम भी लिखना ना, इसलिए। तो यहाँ पर आएगा 0.30 प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करा, इससे हमारे पास आ जाएगा 0.04। अब मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ 0.01, फिर आ जाएगा 0.125 प्लस 0.28 प्लस 0.03 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0.075 प्लस 0.08 प्लस 0.06।
ठीक है। तो इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0.35। इन सबको ऐड करके देख लीजिएगा, 0.35 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.435 और यहाँ आ जाएगा 0.215। ओके, तो ये हमारे पास x1 की वैल्यू है, ये x1 था। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए तो हमने कर लिया, फर्स्ट ईयर के लिए प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन सॉल्व हो चुका है। अब बात करते हैं x2 के लिए, x2 मतलब आफ्टर 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स के लिए अगर बात करें तो उसको लिख दो आप x2। और x2 सोल्व करने के लिए हमारे पास सेम कंसेप्ट यूज होएगा जो कि है ट्रांजिशन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू x1। इसके लिए क्या करेंगे हम, अगेन पहले तो यहाँ पे ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स लिख लो जो कि थी 0.60। ठीक है, उसके बाद 0.10, 0.10, 0.25, 0.70, 0.30, 0.15, 0.20, 0.60। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है अब नए x1 मतलब इससे, जो कि है 0.35, 0.435, 0.215, ये आगे। अब जब इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होएगा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आप, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 0.21 प्लस 0.04435 प्लस 0.0215। ठीक है, 0.0875 प्लस 0.3045 प्लस 0.0645। मैंने ना इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई करके आपको देखना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, फिर आ जाएगा 0.0525 प्लस 0.087 प्लस 0.129 और आपका जो फाइनल आंसर है वो आ गया 0.275, 0.4565, 0.2685। तो मैं इसके बारे में क्या लिखूंगा, सो आफ्टर 2 years द proportions are, for village it will be 0.275, for the town it will be 0.4565 and for the city it will be 0.2685। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट। आप देख सकते हो ऑलरेडी कि इसकी स्टेटमेंट ही हमारे पास इतनी बड़ी है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि इन अ सर्टेन स्टेट 58 लैंडफिल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ऑफ 3 हैजर्डस केमिकल्स। अब केमिकल्स का टेबल यहाँ पे डायरेक्ट बनाया हुआ है, ये सारा आपको पढ़ने के लिए नहीं है। मेजर बात ये कि हमें लिखा हुआ है फ्रॉम अमंग 58 लैंडफिल्स। आप चेक भी कर सकते हो, ये 58 हैं, देखो 18 और 9 22, 5 32, 32 10 42 प्लस 8 50, 53, 54, 58, इन सबको सम करके 58 आ भी रहा है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास ये कंडीशन क्या दे रखी है, यहाँ पे दिया गया बेरियम, यहाँ पे मरकरी, यहाँ पे अर्सेनिक और यहाँ पे लिखा हुआ है हाई मरकरी लो मरकरी। ये टेबल सबको सारी बातें भी क्लियर करूँगा, मेरे कहने का मीनिंग क्या है। हम डायरेक्टली फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, हमारे में क्या बोला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम। अगर आपने हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम की बात करनी है तो वो कैसे सोल्व हो सकती है। अब देखो हाई कंसंट्रेशन ऑफ जो बेरियम है ना, इसके लिए एक बार देखो हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम, एक तो हाई ये रहा, एक हाई ये रहा। अब बेरियम ना हाई कंसंट्रेशन का दो तरीके से हो रहा है हमारे पास। एक बार बेरियम हाई मरकरी के केस में ऐसे आई होता है और लो मरकरी के केस में ऐसे आई होता है। तो मतलब ये वाली रो, सॉरी ये वाला जो हमारे पास लाइन से बन रही है कॉलम है, ये वाला कॉलम है, ये हमारे पास सारे हाई वाले हैं और इनका सम कितना है 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 4 20। ठीक है, तो इन सब का सम लिख दो आप। सम पहले आप ऐसे लिखो, 4 हाई बेरियम, हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम, कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम। ठीक है, नंबर ऑफ लैंडफिल्स, तो कितनी बनेगी अभी हमने पढ़ा ना, इसमें 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10, ये दोनों सम बन रहा है हमारे पास 20। ठीक है, टोटल कितना था 58। हमें क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी। अब आप बड़ा बेसिक फॉर्मूला आपको पता ही है
कि प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारे पास आउटकम्स हमारे फेवर में होती हैं वो बटा के ऊपर आती हैं, और बटा के नीचे टोटल आउटकम्स जो कि 58 हैं उनको कैंसिल कर दो। ये 2 के टेबल पे कैंसिल भी हो रहा है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 29, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 10/29। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद उन्होंने, ये फर्स्ट पार्ट था, अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट में क्या वर्ड बोला, हाई कंसंट्रेशन ऑफ मर्करी एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ बोथ आर्सेनिक एंड बेरियम। अब देखो वर्ड क्या बोला है, अब मरकरी हमें चाहिए हाई, ठीक है, बेरियम हमें चाहिए लो, और आर्सेनिक भी हमें चाहिए लो। अब इस सारी कंडीशंस में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ लैंडफिल्स कितने बनेंगे। पहले देखिए हाई मरकरी कहाँ कहाँ हो सकती है। हाई मरकरी के लिए हम, आपके पास ये वाला टेबल है, ये सारा टेबल लो मरकरी के लिए है, तो आपने इसकी बात तो अब करनी ही नहीं है। बात किसकी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से देखिए टेबल के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर लो मरकरी, यहाँ पर हाई मरकरी। हम लो मरकरी की बात करेंगे नहीं, हम बात करेंगे सिर्फ हाई मरकरी की। अब ये वाले टेबल के अंदर जहां पर बेरियम भी लो हो और आर्सेनिक भी लो हो, अच्छा आर्सेनिक लो कहाँ पर है, यहाँ पर इस वाले के अंदर 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन अगर 4 हुआ तो बेरियम हाई हो जाएगा, वो मैं नहीं लेना। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो बेरियम लो 8, हाई मरकरी 8, लो 8, कॉमन पॉइंट आ गया ये वाला 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ लैंडफिल्स कितने हो गए 8। और आपको प्रोबेबिलिटी के लिए ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, मैं शॉर्ट में पी लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा ढंग से इसको, वो हो जाएगा 8/58। ठीक है, हमारे फेवर वाली ऊपर, टोटल टोटल वाली नीचे। इनको जब कैंसिल करेंगे 4 पे, ये 29 पे, आपका फाइनल आंसर आ गया 4/20। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है वाला। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या बोल दिया उन्होंने, कहते या ये वाला लाइन पढ़ो पहले तो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द केमिकल, किसी भी एक का आप हाई ले लो एंड बाकी दोनों का लो ले लो, किसी भी एक का हाई बाकी का लो। अब 3 केस बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 केस कौन से बनेंगे, एक केस तो आपके पास ये बन जाएगा कि बेरियम को हाई कर देते हैं, ठीक है, और हम लो कर देते हैं यहाँ पे मरकरी को भी और आर्सेनिक को भी। अगला केस, इसको लो कर दो, इसको हाई कर दो, इसको लो कर दो, कि एक हाई बाकी 2 लो रहने ना। नेक्स्ट टाइम क्या करना, इसको लो रहने दो, इसको लो रहने दो, इसको हाई कर दो। अब तीनों केसेस में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। अब तीनों केसेस के अंदर अगर बात करें, अब मैंने क्या बोला, हाई बेरियम हाई, मरकरी और इथेनॉल लो रखना है। अब मरकरी लो वाला केस ही हमारे पास ये वाला आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास इस वाले केस के अंदर पहले बेरियम को स्टडी करते हैं। बेरियम को अगर रखेंगे हाई, ठीक है, उस केस में हमारे पास क्या होएगा, 2 केस आते हैं, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, लेकिन हमने चूज करना है लो मरकरी, तो लाइन होगी चूज ये वाली। तो 5 और 10 में से कोई एक चीज हो सकती थी, लेकिन हमें साथ में एक कंडीशन भी है कि आपको जो आर्सेनिक है वो भी लो रखना है। अगर उसे भी लो रखना है तो ये आ गया 10। तो यहाँ से इस केस में हमारे पास क्या होएगा, इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ लैंडफिल्स आ जाएंगे 10। ठीक है, अब मरकरी को हाई रखते हैं, ठीक है। अगर मैं मरकरी को हाई रखूं तो ये वाला टेबल हमारे पास यूज होएगा। बेरियम को लो रखना है तो ये लाइन यूज करेंगे, आर्सेनिक को भी लो रखना है तो आगे से हमारे पास ये यूज होएगा, दैट मीन्स 8। इस केस में आ गया। अब बेरियम को लो, अगर बेरियम को लो रखें तो हमारे पास केस ही ये वाला बन जाता है, ठीक है। और अगर बेरियम को लो रखें तो हमारे पास केस ये बन गया। उसके बाद हम रखते हैं अभी अपने पास, बेरियम को लो रखने के कारण हम इस टेबल में पहुंच गए हैं, ठीक है। आगे से मरकरी भी लो है तो इसलिए लाइन ये वाली यूज होएगी, ठीक है। आर्सेनिक हाई है तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, बेरियम लो, पहले तो आपने लो मरकरी वाला केस इसमें आ गई, फिर उसमें बेरियम भी लो, आप इसमें पहुंचे, इसमें नहीं इसमें पहुंचे, ठीक है। वहां पर आर्सेनिक को हाई रखा तो आपके पास 9 आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले केस में हमारे पास आ गया 9। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लैंडफिल्स,
रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लैंडफिल्स, ये कितने हो गए 10 + 8 + 9 दैट मीन्स 27। इसलिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 27/58 और ये कैंसिल हो ही नहीं रहा हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल सा था, बस टेबल को ऑब्जर्व करने वाली बात थी। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट भी कर लिया, इसलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और सेकंड क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, इसमें क्या दिया गया हमें, आपको ना एक सिस्टम दिया गया स्विचेस का, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है। ठीक है, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। क्या वर्ड बोला गया है, अ सिग्नल इज सेंट फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एक सिग्नल सेंड करते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर, एंड इज रिसीव्ड एट बी, और ये रिसीव होता है इफ, कब, इफ बोथ द स्विचेस 1 एंड 2 आर क्लोज, अगर 1 और 2 दोनों क्लोज हो जाएं तो फिर सिग्नल ए से बी की ओर पहुंच जाता है। इट इज अज्यूम दैट प्रोबेबिलिटीज ऑफ 1 एंड 2 बीइंग क्लोज्ड आर 0.8। हमें बात बोली गई है कि अच्छा 0.8 एंड 0.6 रिस्पेक्टिवली, कि हमारे पास ना स्विच 1 के क्लोज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 है, स्विच 2 के जो क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.6 है, और एक कंडीशन और दी गई है यहाँ पर, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टाइप कुछ दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी फॉर सेकंड इज क्लोज्ड गिवन दैट 1 इज क्लोज्ड, ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है कि सेकंड स्विच क्लोज है। ये दोनों ये मैं दो कंडीशन, अच्छा ये कंडीशंस मेरे पास आई ना, मैं इनको थोड़ा ढंग से पहले एक बार लिख लूँ। ठीक है, लिखते कैसे इनको, पहले काम तो ये करता हूँ मैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि स्विच 1 है ये क्लोज है, इसको मैंने आई सी लिख लिया, स्विच 1 के लिए 1 यूज कर लिया, सी का मतलब क्लोज है, ये मैं दे रखी है 0.8, एक तो मैंने ये लिख लिया पहले। सेम टू सेम मैं सेकंड पे लिखता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड स्विच इज क्लोज, ये होगी 0.6। ठीक है, उसके अलावा हमें जो सिचुएशन दे रखी है अब उसका यूज करते हैं। सिचुएशन क्या दे रखी है हमें, सिचुएशन ये दे रखी है कि ये वाले प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड स्विच क्लोज्ड गिवन दैट फर्स्ट स्विच इज क्लोज्ड, अरे यहाँ फर्स्ट स्विच आना था यहाँ पे, ओनली फर्स्ट स्विच है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड स्विच इज क्लोज्ड। अच्छा अब अगर इसको मैं लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखने का तरीका क्या होता है, ऊपर तो दोनों की आ जाती है इंटरसेक्शन, और बटा में क्या आता है फर्स्ट वाला, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब क्या करो, इसको इधर ले लो, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज की मल्टीप्लाई, और ये केस कब ट्रू होता है, ये केस तब ट्रू होता है, इनकी इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई में तब ब्रेक होती है अगर ये दोनों इवेंट हमारे पास इंडिपेंडेंट, दैट इज हमारे पास क्या आ गया कि सेकंड स्विच क्लोज होने की एंड फर्स्ट स्विच क्लोज होने की दीज इवेंट्स आर इनडिपेंडेंट, ये हमारे पास हो गए इनडिपेंडेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सोल्व करना है, प्रोबेबिलिटी पता करो कि सिग्नल रिसीव होएगा, सिग्नल रिसीव होने के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों स्विच क्लोज रहेंगे। ठीक है, दोनों स्विच क्लोज रहेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास किसके लिए कि सिग्नल बी को रिसीव होए, लेकिन ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट अभी पीछे पढ़ के आए हम, उससे क्या मिला कि दोनों की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या दे रखी है हमें, ये एक की 0.1 की 0.6 कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पर आ गया 0.48, इससे हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट के लिए क्या दिया गया हमें कि द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट स्विच 1 वाज ओपन गिवन दैट द सिग्नल वाज नॉट रिसीव्ड एट बी, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी अब। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कंडीशन बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, स्विच 1 वाज ओपन, ओके प्रोबेबिलिटी निकालनी है, स्विच 1 वाज ओपन, मैं ओपन के लिए यहाँ पे ओ लिख रहा हूँ। ठीक है, गिवन दैट क्या है कि सिग्नल वाज नॉट रिसीव्ड एट बी, अब सिग्नल रिसीव हुआ या नहीं हुआ, ये एक इवेंट अलग से आ गया, हम इसके लिए मान लेते हैं लेट एस बी इवेंट
दैट सिग्नल इज रिसीव्ड। और हम सॉल्व कर भी चुके हैं कि सिग्नल रिसीव कब होएगा, जब दोनों स्विच इकट्ठे ओपन होंगे। उस चीज की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.48 आई, दैट मीन्स इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.48 है। ये ध्यान रखिएगा बात, ठीक है। अच्छा, उन्होंने बोला कि सिग्नल वॉज नॉट रिसीव एट बी, सिग्नल रिसीव नहीं हुआ, तो हमने क्या करना है कि एस के कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है। हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अच्छा, अगर इसको अब सॉल्व करें तो ये कैसे होएगा, ये हमारे पास कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे इनकी इंटरसेक्शन और यहाँ पे, अब हमारे पास ना एस का कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 0.48 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.48, दैट मीन्स 0.52। इसके लिए तो आ गया, ऊपर वाले के लिए क्या करें। अच्छा, एक बात देखो, हमारे पास एक इवेंट हो रहा है कि हमारे पास ना ये आ गया, एस अगर इवेंट है सिग्नल रिसीव होने का, और एस कॉम्प्लीमेंट हो गया सिग्नल ना रिसीव होने का। सिग्नल कब कब रिसीव नहीं हो सकते, इस सिग्नल का कब रिसीव नहीं हो सकते, या तो स्विच 1 ओपन रह जाए, या स्विच 2 ओपन रह जाए, या दोनों ओपन रह जाए, इस कंडीशन में होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्नल ना रिसीव होना, ठीक है। और इसमें केस ऐसा भी हो सकता है कि या तो ये ओपन रह गया या ये ओपन रह गया, दैट मीन्स ये दोनों के दोनों इसके सबसेट हैं। दैट मीन्स सिग्नल 1 का ओपन होना, दैट मीन्स कि आपके पास सिग्नल रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। एंड सिमिलरली ये भी इसका सबसेट हो गया, दोनों दोनों लिख दिए, ठीक है। तो अगर ये इसका सबसेट है, सबसेट वाले केस में क्या होता है, इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है ना, जो छोटे वाला वो खुद ही रह जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई ओपन, सॉरी 1 ओपन, एंड यहाँ पे ये आ गया। अच्छा, अब अगर हमें स्विच 1 के क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी पता है, ओपन होने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ उसको माइनस कर देंगे। 1 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी थी, 0.8, यहाँ पे लिख दिया 0.8, बट हमें इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने क्या आई है 0.52, वो लिख, ठीक है। यहाँ पे आ गया 0.2 और यहाँ पे बच गया 0.52। तो चाहे आप इसे यहाँ पे 0 लगा दो तो फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल फॉर्म में कैंसिल कर देना। यहाँ बच गया 50/20/52, कैंसिल हो रहा है 2 के टेबल पे, ये 10 पे, ये 26 पे, फिर से कैंसिल हो रहा है, ये 5 पे, ये 13 पे। सो फाइनल प्रोबेबिलिटी इज 5/13, ठीक है। ये था हमारे क्वेश्चन का सेकंड के एक का सेकंड पार्ट, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड में क्या है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट स्विच 2 वाज ओपन, स्विच 2 ओपन रह गया और रिसीव नहीं हुआ बी पे, दैट मीन सिमिलर ऐसे केस है, डिफरेंस बस इस बार ये आ गया कि हमारे पास सेकंड स्विच ओपन रह गया, ठीक है। अब आप सीख ही चुके हो, यहाँ पे पहले आ जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पर स्विच सेकंड ओपन, यहाँ पर ये आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा 1 माइनस, इसको माइनस करेंगे 1 माइनस 0.6, बटा में यहाँ पे आ जाएगा 0.52, जो कि हमारे पास होता है 0.40 ओवर 0.52, जो कि बन गया 40/52। 4 के टेबल पे कैंसिल कर दीजिए, ये 10 पे, ये 13 पे, फाइनल आंसर आ गया 10/13। इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट के 3 पार्ट दे रखे थे, वो तीनों के तीनों हमने सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का बी पार्ट, जिसमें मैं दे रखा है फॉर द, ये के जो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, इन्फिनिटी F1 F0 क्विंग मॉडल विद अराइवल रेट पर सर्विस चैनल म्यू, अराइवल रेट पर चैनल उसका नाम रखा गया म्यू, obtain the steady state probability of n customers in the system Pn, hence or otherwise find the probability that n arrival has to wait। अच्छा, बात ये है कि जो चीज़ बोली गई है ना, हमें क्या ऑब्टेन करना है, obtain the steady state probability of n consumers। इसके लिए ना हम डायरेक्ट ही सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि इसकी जो स्टेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कस्टमर्स है ना, ये सिस्टम की ऑब्टेनेशन इनकी हेल्प से एक डायरेक्ट ना हमारे पास मेथड से होती है, वो मेथड आपको डायरेक्ट ही लिखना है, जो कि मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया था ताकि आपका टाइम सेव हो सके, ठीक है। ये क्या है, इसमें ना 2 केस आएंगे, या तो एन के से लेस होगा या एन ग्रेटर देन के होगा। लेस वाले केस में अपने ये लिखना है, ठीक है, जहाँ पर लैम्डा म्यू एन ये सारा कुछ हमें दे रखा है। यहाँ पर जो लैम्डा का मीनिंग है हमारे पास, म्यू का मीनिंग भी दे रखा है, एन भी दे रखा है, ठीक है। और अब देखते हैं, ये दोनों केस लिख दिए।
उसके बाद क्या आएगा, वेट वाला केस। तो वेट वाले केस में क्या होता है कि यहाँ लिखा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ वेट इज इक्वल टू, लिख दिया। इसका मतलब हमारे पास ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि n कस्टमर्स इन द सिस्टम, अगर कस्टमर हमारे पास n है, यहाँ पे एक अराइवल को के सर्विस चैनल बिजी हैं, ठीक है, तो अब विच मीन्स देर आर के और मोर कस्टमर्स इन द सिस्टम, ठीक है। अगर चैनल्स के जो नंबर थे वो के थे, ठीक है, और आपके पास क्या है कि सारे के सारे बिजी हो गए, इसका मतलब कस्टमर के या के से ज्यादा है, तो इसलिए ना किन बंदों को वेट करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी फॉर वेटिंग लिस्ट, किन कौन से कस्टमर को वेट करना पड़ेगा जो के या के से बाद वाले हैं, उन सब की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करेंगे। इसका बेसिक मीनिंग क्या हुआ, इनका बेसिक मीनिंग ये हुआ ना, पी के प्लस 1 प्लस पी के प्लस 2, इसका मीनिंग हमारे पास ये हो गया, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक इन सबको अब वेट करना पड़ेगा। और इस सारे सिस्टम से जो हमने MMK का सिस्टम ऊपर स्टडी करा है, उसकी हेल्प से जब इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, और आप जब मैंने स्टार्टिंग पेज दिखाया था ना बिना कुछ लिखे, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट। इसमें क्या दे रखा है, द सर्टेन आइटम इज मैन्युफैक्चर्ड बाय 3 फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज का नाम क्या है, 1 2 3 से उन्होंने बोलिए तो काम करते हैं हम एज अ इवेंट या एज अ फैक्ट्रीज ऐसे लिख देते हैं कि 3 फैक्ट्री ऐसे हैं, एक फैक्ट्री है F1, एक फैक्ट्री है मान लो F2, और एक फैक्ट्री है F3। चलो हमने लिख दिया। उसके बाद आगे क्या बोला गया हमें, इट इज नोन दैट वन टर्न्स आउट ट्वाइस एज मैनी आइटम्स एज 2 एंड दैट 2 and 3 टर्न आउट द सेम नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। हमें पता है इनडायरेक्टली क्या दे दिया, हमें बात दे दी कि जितनी आइटम्स हमारे पास फैक्ट्री 2 और फैक्ट्री 3, ठीक है, प्रोड्यूस करती हैं, फैक्ट्री 1 उनसे डबल प्रोड्यूस करती है। इस लाइन का मतलब ये हो गया कि डबल प्रोड्यूस करती है। मान लेते हैं लेट x आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री 1 एंड फैक्ट्री, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये बात लिख सकते हैं, अच्छा F1 और F2 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन फॉर द फैक्ट्री F1 वो होगी 2x, therefore 2x आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री 3। इसको क्या काम करो, फैक्ट्री 1 को लिखा था ना, ऐसे कंफ्यूजन होगी बाद में, इसको 2 और 3 लिखा रहने दो, इसको 1 ही लिखो, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि जो 1 है ये ट्वाइस करती है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अगर सिर्फ प्रोबेबिलिटी पता करनी हो जो प्रोडक्शन के लिए कि जो आइटम चूज करी गई है वो फैक्ट्री 1 में से चूज करी गई है, उसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे 2x आएगा। अब टोटल आइटम्स कितनी होगी, टोटल 2x प्रोडक्ट करी 1 ने और बाकी दोनों ने करी x, तो ये होगी 4x, तो यहाँ पे बटा में आ गया 4x, कैंसिल करके आ जाएगा 1/2। सिमिलरली जो F2 की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी हमारे पास वो रहेगी x/4x, जो कि 1/4 आ गया। सिमिलरली फैक्ट्री 3 के लिए जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो भी x/4x रहेगी, इसलिए हमारे पास ये भी 1/4 ही आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया था इन्होंने, नेक्स्ट उसके बाद ये बोला है, इट इज ऑल्सो नोन दैट 2% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय 1 2 आर डिफेक्टिव व्हाइल 4% ऑफ दोज मैन्युफैक्चर्ड बाय 3 आर डिफेक्टिव, ठीक है। ऑल द आइटम्स प्रोड्यूस, चलो सारी स्टेटमेंट आपके पास दी हुई है। बढ़ने के लिए आगे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी पता क्या करना है, व्हाट, अच्छा पहले तो ये पता करना है आपको कि ऑल द आइटम्स प्रोड्यूस आर पुट इनटू द वन स्टॉक पाइल एंड देन वन आइटम इज चूजन, उसके बाद चूज करा गया, द चूजन आइटम वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और चूज करी गई आइटम हमारे पास डिफेक्टिव है, हमें ये पता करना है, ठीक है। अच्छा अब ना एक इवेंट हमें और मानना पड़ेगा डिफेक्टिव के लिए, तो मैं डी लिख देता हूँ उसके लिए, कि जो डी इवेंट है ना ये डिफेक्टिव आइटम्स के लिए हमारे पास। अब इसके भी कई केस बनते हैं, एक केस तो ये बनता है कि आपके पास ना डिफेक्टिव तो हुआ, लेकिन हुआ कब, जब फैक्ट्री F1 में से चूज हुआ, उसके लिए हमें क्या दे रखा था 2%, दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 2/100, दैट मीन्स 0.02। ये भी तो हो सकता है कि फैक्ट्री 2 में चूज हुआ और डिफेक्टिव निकला, ठीक है। उस केस में हमारे पास क्या दे रखा है, उस केस में हमें दे रखा है अगेन 2%, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2/100, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था ना 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय 1 and 2, ठीक है। तो ये भी हमारे पास आ गया 0.02, लेकिन 4% इफेक्टिव होते हैं बाय फैक्टर 3 से, तो इस केस में D/F3 हमारे पास ये क्या बन गया 0.6,
04। अब इनका अच्छा खासा यूज होना है, ठीक है। अब हमने क्या यूज करना है कि डिफेक्टिव आया होगा। अच्छा, अब डिफेक्टिव कब हो सकता है, डिफेक्टिव कब कब होएगा, ये हम जो टोटल प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट लगाते थे ऐसे होएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ F1, फैक्ट्री 1 चूज हुई, फिर प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी कि आपके पास डिफेक्टिव पीस आया होगा। ये हो गया सिर्फ फैक्ट्री 1 के लिए केस। फिर फैक्ट्री 2 चूज हुई, उसमें से डिफेक्टिव आया। फिर फैक्ट्री 3 चूज हुई, उसमें से डिफेक्टिव आया। ये केस बने, ठीक है। अब इन सारे केस को हम सॉल्व करेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी F1 के लिए हमारे पास क्या थी, हाफ, मल्टीप्लाई इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आई थी 0.02, प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी 1/4, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई थी 0.02। इसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/4 और इसके लिए 0.04 ये थी, ठीक है। इसको जब कैंसिल करेंगे ना इससे कुछ ऐसा बन जाएगा 0.01। इसको सॉल्व करके क्या बनेगा 0.005। इसको सॉल्व करके क्या बनेगा 0.01, ठीक है। सबको ऐड करके बनेगा 0.025। ओके, चलो हमारे पास ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। इसमें सॉरी फर्स्ट पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ये था ना कि आपको डिफेक्टिव के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री 1, कि फैक्ट्री 1 में ही प्रोड्यूस हुआ था, डिफेक्टिव था और फैक्ट्री 1 में ही प्रोड्यूस हुआ था। ओके, फैक्ट्री 1 में प्रोड्यूस हुआ, गिवन दैट पीस इज डिफेक्टिव, ये चीज होगी, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास जो मेथड होता है वो ऐसा होता है, F1 इंटरसेक्शन D बटा में क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ D। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि F1 और डिफेक्टिव, F1 चूज हुआ, मल्टीप्लाई उसमें से पीस निकला डिफेक्टिव, ये हो गया, बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ D, वो तो 0.025 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे, ये देखो इतना सा पार्ट है ये प्लस का, ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जो कि हमारे पास है यहाँ पे 0.01 आया था, यहाँ पे 0.01 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बटा में मेरे पास 0.025 है। दोनों को जब सॉल्व करोगे ना आपके पास आ जाएगा ये, एक काम करो इसको कुछ ऐसा लिख लो, 0.010, 0.025, डेसिमल 3 प्लेसेस हैं तो बच गया 10/25। तो जब इसको आप कैंसिल करोगे, ये कैंसिल होगा 2 पे, ये 5 पे, फाइनल आंसर आ गया 2/5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट, द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इज गिवन बाय, ठीक है। हमें ना जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल के लिए ये टेबल दे दिया गया, ठीक है। आपको क्या करना है, डेराइव द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, ये तो सिंपल सा स्टेप है, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करना है डेराइव द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, तो पहले एक्स के लिए करते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स के लिए करते हैं तो पहले ना एक्स को -1 के अकॉर्डिंग चलते हैं, इस टेबल के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं। एक्स की वैल्यू टेक करो पहले आप -1, ठीक। जब -1 टेक करेंगे, -1 के कई केस मिलेंगे आगे, क्या -1 के साथ y -1 है, या फिर क्या -1 के साथ y 0 है, क्या -1 के साथ y 1 है। ये तीनों केस आपको मिक्स करने पड़ेंगे यहाँ पे। एक बार लिख दिया कि -1 के साथ जो y है वो हमारे पास -1 है, ठीक है, इसके साथ ये केस इन्वॉल्व हो गया। दूसरी बार -1 के साथ, इस -1 के साथ y 0 है, या फिर इस -1 के साथ जो y है वो हमारे पास यहाँ पे 1 है। इस केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या क्या हमें दी गई है, जब x भी -1 है y भी -1 है, -1 केस में ये है अल्फा, जब ये -1 ये 0 है ये केस है बीटा, -1 और 1 के केस में हमारे पास है अल्फा। तो दोनों को ऐड करके क्या बना, तीनों को ऐड करके 2 अल्फा प्लस बीटा। x इज इक्वल टू -1 के लिए सॉल्व हो गया। अब x इज इक्वल टू 0 के लिए करते हैं। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको पता लग गया ना, आपको इन तीनों को ऐड करना पड़ा था, अब तीनों को ऐड करना है, क्योंकि 0 के साथ -1, 0 के साथ 0, 0 के साथ 1, बार बार लिखने की मैं जरूरत नहीं समझ रहा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। यहाँ आ जाएगा बिट्टा प्लस 0 प्लस बिट्टा, ये बन गया 2 बिट्टा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बिट्टा
प्लस अल्फा, इन दोनों का सम हो गया, जो कि हमारे पास हो गया 2 अल्फा प्लस बीटा अगेन, फिर से हमारे पास यही आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास सोल्व हो गया मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। अब हम सोल्व करेंगे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, दैट मीन्स हम वाई को सेम रखेंगे और एक्स वेरी होगा। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। तो इस बार जब y इज इक्वल टू -1 रखेंगे, अब देखो जब -1 को रखेंगे x -1 फिर x0 x1 ऐसे होएगा, दैट मीन्स ऐड ऐसे होएगा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, और ऐसा करने से हमारे पास ये आ गया 2 अल्फा प्लस बीटा। फिर जब हमने करा y इज इक्वल टू 0 के लिए, तो ये वाली रो चलेगी, दैट मीन्स बीटा प्लस 0 प्लस बीटा, ये आ गया 2 बीटा। फिर करेंगे y इज इक्वल टू 1 के लिए, फिर ये वाली ऐड होएगी, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, ये हो गया अगेन 2 अल्फा प्लस बीटा। तो ये y का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ y एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो हम पहले तो करते हैं सेकंड पार्ट के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को सोल्व। इसको करने का मेथड हमारे पास ये होता है कि आपने जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करे हैं ना रिगार्डिंग टू एक्स, ठीक है, उन सबको आपने ऐड करना है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 के लिए, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन करा था आपने 0 के लिए। ठीक है, फिर आपने करना है साथ में 1 के लिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन में पता क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसके ऊपर काम करो साथ में मल्टीप्लाई होता है। -1 यहाँ मल्टीप्लाई, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये स्टेप साथ में होता है। तो यहाँ पे आ गया -1 मल्टीप्लाई। अब x इज इक्वल टू -1 वाले केस में हमारे पास क्या आया था वो देखो पहले तो, 2 अल्फा प्लस बीटा आया था, यहाँ लिख दो 2 अल्फा प्लस बीटा। अब 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 ही होना है, लिखने की नीड ही नहीं है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1 वाले केस में क्या है, 2 अल्फा प्लस, तो हमारे पास क्या आ गया, -2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये आ गया 0। ये होगी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स सोल्व। ऐसे ही एक्सपेक्टेशन ऑफ जो वाई सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, 0 इंटू ये लिखा जाएगा, फिर 1 इंटू ये लिखा जाएगा। ओके, अब -1 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 अल्फा प्लस बीटा, ये तो 0 है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया -2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई भी सोल्व होगी। उसके बाद हमने सोल्व करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई को। ओके, अच्छा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई को सोल्व करने का मेथड क्या आएगा, देखो जब -1 लोगे ना, एक्स भी -1 वाई भी -1, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अब ऐसे आएगी, ऐसे आएगा कुछ, पी ऑफ एक्स -1 वाई -1, राइट। फिर क्या आ जाएगा नेक्स्ट टाइम, अब मैं -1 एक्स वाला सेम रख रहा हूँ, वाई वाला 0, साथ में क्या आ जाएगा, ऐसे करके x इज इक्वल टू -1 वाई 0। अब दिक्कत पता है क्या, अब ना ये सारा कुछ मतलब, अब -1 0, जब x वाले कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम लेके चलेंगे, उसके बाद हम y वाले, ठीक है, कि x को सेम रखेंगे y को अलग कर देंगे। दैट मीन्स ना हमारे पास ये सारा काम सिंगल मैट्रिक्स में करना, इतना सोचने की नीड ही नहीं है। और अगर डायरेक्टली करना हो ना, तो आपको बताता हूँ डायरेक्टली कैसे होगा। डायरेक्टली मैं यही तो बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई डायरेक्टली करने का मेथड ही हो जाएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई साथ में, देखो -1 1 1 की मल्टीप्लाई अल्फा के साथ अल्फा ही आना। ओके, फिर प्लस 0 इंटू -1 0, 0 इंटू बीटा 0, फिर 1 इंटू -1 -1 इंटू अल्फा माइनस अल्फा, डायरेक्टली माइनस अल्फा लिखते हैं। फिर अगली रो के लिए करते हैं, -1 इंटू 0, फिर 0 आ जाएगा, 0 इंटू 0 फिर 0 आ जाएगा, 1 इंटू 0 फिर 0 आ जाएगा,
मैंने लिखना जरूर चाहे लिख लो आप, हर बार 0 ही ऐड हो है। अगली रो की बात करते हैं, -1 को 1 के साथ करा -1, -1 इंटू अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का अल्फा, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू बीटा 0, फिर 1 इंटू 1 1, 1 इंटू अल्फा अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, अल्फा प्लस का, देखो 2 बार अल्फा प्लस का है तो वो अल्फा हो गया, 2 बार अल्फा माइनस का है -2 अल्फा हो गया, ये आ गया 0। तो इस तरीके से हमारी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई भी हमारे पास 0 आ गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब आपको शो करना है कि आपके पास जो कोवेरियंस है ना वो आपके पास 0 आएगा। अब कोवेरियंस कैसे सॉल्व करते हैं उसकी बात करेंगे। कोवेरियंस के लिए हमारे पास जो मेथड होता है वो लिख देते हैं पहले, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। इसके लिए हमारे पास मेथड होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ओके, ये भी 0 आया है, ये भी 0 आया, 0 माइनस 0 0। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 0, और कोवेरियंस को 0 ही प्रूव करना हो गया शो। तो थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर जो कि है फोर्थ पार्ट। इसमें आपको क्या शो करना है, शो दैट द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंट। अब ये डिपेंडेंट है, ये बात शो करनी है। दो तरीके हैं, या तो डिपेंडेंट शो कर दें या ऐसे शो कर दें कि इंडिपेंडेंट है ही नहीं। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट होंगे ही नहीं तो अपने आप ही डिपेंडेंट है। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट जो है ना हमारे पास कौन से केस में होते हैं और डिपेंडेंट कौन से केस में होते हैं, अब बात करते हैं। अगर हमारे पास ना ये कंडीशन होती है ना, यहाँ पे x इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कुछ इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास फॉर ऑल एक्स वाई, ठीक है, ये कंडीशन हो जाए तो इसे बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट है। हर एक्स वाई के लिए ना, मतलब इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई हो, हर एक्स वाई के लिए कंडीशन ट्रू हो तो बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट होगी। और अगर एक बार भी कंडीशन जो है ना वो वायलेंट होगी, एक बार भी कंडीशन वायलेंट होगी तो उस केस के अंदर हमारे पास कभी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब मैं कंडीशन लेता हूँ, मैं जानबूझकर x को 0 और y को 0 लेता हूँ। ये वाले केस अगर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसको सोल्व करते हैं। अब टेबल में देखिए, जहां पर x भी 0 है y भी 0 है, 0 0 आंसर आ रहा है 0। ठीक है, ये 0 आ रहा है। अब करते हैं राइट हैंड साइड की बात। ठीक है, कि जब हमने करा इसको सोल्व, मल्टीप्लाई जब करा इसको सोल्व। ओके, ये वाला कौन सा केस है कि जब हमने ना इसको 0 सेम रखा था, यहाँ पे क्या आया था बिट्टा प्लस 0 प्लस बिट्टा, ये हमारे पास आया था 2 बिट्टा। जब y 0 है मतलब ये वाला केस, इसमें ये ऐड होएगा, मतलब बिट्टा प्लस 0 प्लस बिट्टा, ये भी 2 बिट्टा आ रहा है, ये बन गया 4 बिट्टा स्क्वायर। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमें दिया गया है अल्फा और बिट्टा दोनों ग्रेटर देन 0 है। अगर अल्फा और बिट्टा दोनों ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स हमारे पास बिट्टा 0 तो हो नहीं सकता। अगर बिट्टा 0 नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये हमारे पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये हमारे पास 0 आया, ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये हमें एक भी केस मिल गया कि जिसके कारण ये कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती। दैट मीन्स दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर दे आर डिपेंड। यही बात तो हमने प्रूव करनी थी। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट। इसमें ना हमें क्या दे रखे हैं, कुछ एक्शन दे रखे हैं, ग्रेटर देन 0 बी ए मार्को चैन विद 4 स्टेट्स 1 2 3 4 स्टेट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब ना हमें क्या करना है, इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स टेबल का यूज करना है। ओके, पहले का मार्को चेन की अगर बात स्टार्ट हुई गई है तो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर मार्को चेन का एक रूल है और एक मार्को प्रॉपर्टी का यूज है। मार्को प्रॉपर्टी और मार्को चेन रूल को आपस में मिक्स कर देना तो उससे ना एक रिजल्ट बनता है। आप ट्राई, आप ना दोनों को अलग अलग चेक करके बाद में मिक्स करके देखिएगा, क्योंकि मुझे इस वाले के पार्ट के लिए डायरेक्टली वही चाहिए था तो मैंने डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, आप भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं यूजिंग द मार्को प्रॉपर्टी एंड द चेन। ठीक है, ऐसा करने से ना जो ये वाली पार्ट है ये किस में चेंज हो जाएगा आपके पास, अब वो लिखते हैं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको ना आप ऐसा लिख सकते हो,
पहले p लिख के x3 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर आ जाएगा x2 इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई में इस बार क्या हो जाएगा p ऑफ x2 इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स इसके साथ ये लग जाएगा, ये दोनों आपस में लग जाएंगे और इसके साथ ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ये हमारे पास में क्या आप बात प्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें प्रेजेंट करके दे रहा है कि हमारे पास ये बन गया स्टेट 1 टू स्टेट 3। ठीक है, अब स्टेट 1 टू 3 का मतलब क्या हुआ, 1 से 3 की ओर आ रहा है ना, तो इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, इसको मैट्रिक्स में अगर लिखें तो ये बनेगा स्मॉल p 1 से 3, ये बनेगा p1, वैसे ही ये बनेगा 2 1। अब आप करो ट्रांजिशन मैट्रिक्स का यूज। इस मैट्रिक्स का जब यूज करोगे, इसका मतलब क्या होता है, वो वाला एलिमेंट जो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आ रहा है। ओके, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या एलिमेंट है, 1, मल्टीप्लाई, फिर आपके पास क्या है p21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो के अंदर फर्स्ट कॉलम ये है अगेन 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 1 नहीं होता। तो इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आ गया 1। सेकंड पार्ट क्या है, क्लासीफाई द स्टेट्स ऑफ द गिवन मार्कोव चेन। अब जब सारे स्टेट को क्लासीफाई करना है ना, तो काम थोड़ा थ्योरी वाला हो गया। थ्योरी वाला काम होने के कारण मैंने इसको थोड़ा सा अलग से लिखा था, हालांकि आपको क्लियर भी करूंगा। ठीक है, वो अलग से मैंने ये लिख के रखा हुआ था आपके लिए, क्लासीफाई द स्टेट्स। पहले बात तो ये कि बात करते हैं हम स्टेट 3 की। लेट्स समराइज देयर बिहेवियर बेस्ड ऑन द ट्रांजिशन 1। पहले हम स्टेट 1 की बात करते हैं, ये कहाँ पे जाती है, गोज ओनली टू स्टेट 3। देखो 1 वाली सिर्फ 3 पे पहुंचती है क्योंकि बाकी टाइम 0 0 है। जो स्टेट 2 है ना, वो जाती है सिर्फ स्टेट 1 के पास। ठीक है, और जो स्टेट 3 है वो कहाँ पे जाती है, 1 पर भी जाती है, 2 पर भी जाती है, 3 और 4 पे नहीं जाती। और जो स्टेट 4 है ये 1 2 3 तीनों पे जाती है, 4 पे नहीं जाती, इसलिए वहाँ पे 0 है। आप देख सकते तीनों पे जाती है, तो तीनों के पास 1/3 इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब यहाँ से बात करें 2 के पास गई तो हाफ ऑफ कर दिया। ये सारी बात मैंने यहाँ पे लिख के बताई है। ठीक है, आप देख सकते हो, आपने कुछ इस तरीके से लिखना है। स्टेट 2 के लिए गोज ओनली टू स्टेट 1 सेम एज अबव, स्टेट 3 गोज टू स्टेट 1 एंड 2, स्टेट 4 गोज टू 1 2 3। अच्छा, अगर स्टेट 3 जैसे जो 1 वाली थी उसकी बात करते हैं, स्टेट 3 पे जाती है ना, तो ना तो ये एपीरियोडिक है और ना ये क्लोज है। सिमिलरली इसका केस होएगा। और दूसरी बात ये, कोई भी स्टेट अपने आप पर नहीं आ रही। 1 1 के साथ 0 है, 2 2 के साथ 0 है, 3 3 के साथ 0 है, 4 4 के साथ 0 है। इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा नो स्टेट हैज अ सेल्फ लूप। ओके, सो नन आर एब्जॉर्बिंग, तो कोई भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ। ऑल्सो नन फ्रॉम क्लोज्ड, कोई भी क्लोज नहीं है। दे ऑल इवेंचुअली रीच अनदर, वो सारे सारे दूसरे पर पहुंच रहे हैं। तो इस हिसाब से क्लासिफिकेशन क्या हुई आपकी, ऑल स्टेट्स आर ट्रांजिस्ट, नन आर रिकरेंट एंड एब्जॉर्बिंग। बस ये सारा आप पढ़ सकते हो। क्लासिफिकेशन जो ऊपर लिखी थी ना, उसको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट। ऊपर कंडीशन दे रखी है आपके पास, ठीक है, फंक्शन दिया गया है, उसके वेरिएबल्स की कंडीशन दी गई है। आपको पता क्या करना है, डिटरमिन द कोरस्पॉन्डिंग जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स वाई। ठीक है, आपको इसका जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पता करना है, जिसको मैं शॉर्ट में जॉइंट पीडीएफ लिख रहा हूँ। जॉइंट पीडीएफ इसके लिए एफ एक्स वाई के लिए। उसके लिए हमारे पास मेथड कुछ ऐसा होता है, डबल डेरिवेटिव, डबल पार्शियल डेरिवेटिव करना है। पहले करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाद में करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसके लिए। ठीक है, जो कि मैं एक्स वाई में दे रखे हैं। दैट मीन्स हमारे पास क्या बन गया, क्योंकि पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ना, इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, और यहाँ आ जाएगा 1/16 एक्स वाई एक्स प्लस वाई। पहले बात तो ये 1/16 तो ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहेगा, इसको बाहर ही लिख दो, यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है। कर ली और कर ली भाई। इसके ऊपर अगर लगाएं, एक काम करो, करने से पहले ना इसको मल्टीप्लाई कर दो। एक्स वाई को एक्स से करेंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई, ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वेयर। अब करना हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू जब एक्स करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 2x, वाई तो कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है, यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1, ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब वाई वेरिएबल है, ये कॉन्स्टेंट है, ये 1 हो गया, तो यहाँ बचा 2x, वाई स्क्वेयर का 2y। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, ये 1 पे कैंसिल, ये 8 पे कैंसिल। हमारे पास आ गया 1/8 एक्स प्लस वाई, जहाँ पे कंडीशन दे रखी थी कि एक्स इस इंटरवल के बीच लाई करता है और वाई इस इंटरवल के बीच में लाई करता है। ये इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब करेंगे इसका हम
सेकेंड पार्ट को सोल्व। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। इस केस के लिए हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अब इस केस में ना यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन लगेगा। अब लगेगा कैसे, उसकी ओर ध्यान दो आप। डबल इंटीग्रेशन इस केस में कुछ ऐसा लगता है, इसको पता करने के लिए यहाँ पे जो मेरे पास ना ये इंटरवल दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें y के लिए क्या दे रखा है, 1 से 2, इंटीग्रेशन कर दो 1 से 2। x के लिए 0 से 1, यहाँ लिख दो 0 से 1। और जो हमने अभी सॉल्व करा है अपना पीडीएफ, पीडीएफ मीन्स यहाँ पे हमने लिखा था ना, जो कि था हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, हमारे पास आया 1/8 x प्लस वाई, उसका हम यूज़ करेंगे। 1/8 तो कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर ही लिख दो। यहाँ पर आ गया x प्लस वाई, पहले ये विद रिस्पेक्ट टू x होएगा, फिर ये सोल्यूशन का विद रिस्पेक्ट टू y होएगा। तो पहले हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x को सोल्व। यहाँ पे आ जाएगा x²/2 प्लस एक्स वाई, क्योंकि y एज ए कॉन्स्टेंट हो रहा है। लिमिट्स हैं 0 to 1, बाहर है dy। लिमिट्स पुट जब करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 1 पुट करते टाइम यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस वाई, 0 पुट करते 0 ही हो जाना हमारे पास, तो ये बच गया। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, वो क्या बनेगी हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू वाई प्लस y²/2। लिमिट्स है हमारे पास 1 से 2, तो ये आ गया। जब 2 पुट करोगे यहाँ पे हो जाएगा 1, ये 4/2, यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर -1 पुट करने पर यहाँ आ जाएगा हाफ, यहाँ आ जाएगा हाफ, तो बेसिकली बचा क्या, 1/8 इंटू 3 - 1, तो ये हो गया 1/8 मल्टीप्लाई 2, ये 1 पे कैंसिल है, 4 पे कैंसिल, तो हमारा सोल्यूशन आ गया 1/4। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस। फोर्थ का बी पार्ट भी मैं सोल्व कर दिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट। अब जो कुछ भी गिवन है उसको आप पढ़ लोगे, क्वेश्चन काफी बड़ा है ना, पढ़ लेना। मैं डायरेक्टली काम पे आता हूँ क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। यहाँ पर मेजर बात लिखिए, अप्लाई ए सुटेबल टेस्ट स्टैट, जो सुटेबल टेस्ट स्टैट है। मैं इस क्वेश्चन के लिए यूज करूंगा हॉटलिंक्स T² स्टैट, मैं इसका यूज करूंगा। ठीक है, और इसका यूज करने के लिए ना सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता है x बार, इसकी मल्टीप्लिकेशन, सॉरी इसकी सब्ट्रैक्शन म्यू नोट के साथ। ठीक है, और हमें ये सारा कुछ दे रखा है। म्यू नोट हमें 60-50 दे रखे हैं, यहाँ पे म्यू नोट आएगा, ये दे रखे हैं, और x बार ये दे रखे हैं, मतलब दोनों की सब्ट्रैक्शन आनी है। मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेटिंग दिस वन। इसको जब कैलकुलेट करा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 55.24, यहाँ पे 34.97, इसमें से माइनस करना है हमने 60-50 को, और माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा -4.76 -15.03। ठीक है, इतना सा पार्ट हमारा हो गया। उसके बाद हम सोल्व करेंगे ये जो सैंपल कोवेलेंस मैट्रिक्स दे रखी है ना, मैट्रिक्स एस, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। अब इस इन्वर्स निकालने के लिए मेथड क्या होता है हमारे पास, 1 के बाय में आता है डिटर्मिनेंट, यहाँ पे आता है एडजॉइंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसका इतना, जो मैंने यहाँ पे सामने लिखा है आपके। ठीक है, और एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट मेथड आपको पता ही होएगा, अगर किसी को नहीं पता तो देख लो। 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का डायरेक्ट मेथड ये है, दोनों का कर दो आपस में इंटरचेंज, 119.68 यहाँ पर आ जाएगा, और ये यहाँ पर लिखा जाएगा, बाकी जो बच गया उसके आगे माइनस लगा दो। ये आ गया आपके पास इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट के बाद अब इसको जब अंदर ऑपरेट करेंगे, ठीक है, तो उससे हमारे पास ना एस इनवर्स कितना आएगा, एस इनवर्स कुछ ऐसा आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 0.013185, यहाँ पे -0.013989, और ये वाला एलिमेंट आएगा -0.013989, और यहाँ पर आ जाएगा 0.023195। ओके, तो अब जो सूटेबल हमारे पास स्टैट था, T² स्टैट जिसकी बात करी थी,
वो अप्लाई करने के लिए मेथड ही होता है n मल्टीप्लाई में x बार माइनस यहाँ पे म्यू नॉट, ठीक है। इसका लेना है ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का, फिर लिखना है एफ इनवर्स को, उसके बाद ये वाली मैट्रिक्स हमने सेम लिखनी है। तो n की वैल्यू 101 है, ठीक है। इनको सोल्व करा था हमने, ये देखिए यहाँ पर करा था, देखिए यहाँ पर इसका हम ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं। जब ट्रांसपोज आप ले लोगे ना तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कुछ ऐसी बन जाएगी, -4.76 और दूसरा पॉइंट होगा -15.03। इनवर्स हम सॉल्व कर चुके हैं, वो लिख दो 0.013815 -0.013989 -0.013989, यहाँ पे आ जाएगा 0.023195 और यहाँ पर सिंपल मैट्रिक्स लिखनी है ये वाली जो कि है -4.176, यहाँ पे -15.03 ये लिखा है, ठीक है। अब जब इन सबको एक देखो, पहले ये देखिए ये मैट्रिक्स कैसी है, ये है 1/2 मैट्रिक्स, ये है 2/2 मैट्रिक्स, ये है 2/1 मैट्रिक्स। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी 2/1 मैट्रिक्स। 2/1 मैट्रिक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फाइनल मैट्रिक्स आएगी 1/1 होगा, एक सिंपल बॉक्स से रह जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 3.5396 और इनको मल्टीप्लाई करके बनेगा हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आंसर लिख रहा हूँ जो कि आएगा 357.5। अब मेरे पास टी स्क्वेयर स्टैट आ चुका है। अगर टी स्क्वेयर स्टैट को कभी कन्वर्ट करना हो एफ स्टैट में, कन्वर्ट टी स्क्वेयर स्टैट टू एफ स्टैट, तो उसके लिए हमारे पास मेथड क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास मेथड होता है n माइनस ये रो का साइन होता है वो यूज़ करा मैंने, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों की बटा में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन साथ में टी स्क्वेयर। हमारे केस में हमारे पास ये 2 दे रखा है क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 101 माइनस 2 बटा में आ गया 2 इंटू 101 माइनस में 1, सॉरी यहाँ पे सिंपल 1 था, मैंने गलती से वो लगा दिया, ठीक है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे बन गया 99/200। तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी आपके पास, अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू थी, ठीक है। इसका मतलब जो एफ स्टैट है ना, एफ स्टैट ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आ गया 176.96। और अगर हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यूज दे रखी थी आप यहाँ पे जो देख सकते हो, ठीक है, इससे मैं कंपैरिजन करूँगा, इसका इससे कंपैरिजन करूँ ना ये वाली से, एफ 0.01299 इज इक्वल टू 4.98, तो क्लियर कटना हमारे पास जो 176.96 आया ये इससे बड़ा होगा। अगर ये इससे बड़ा आ जाए तो हमारे पास क्या होता है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, इम्प्लाइज वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो उन्होंने थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस गिवन द कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, एक्सप्लेन। ओके, फर्स्ट वर्ड क्या है, पर्पस ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। मैंने यहाँ पे ना ये पर्पस डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, थ्योरी वाला क्वेश्चन था ये, पहले मैंने PCA दैट मीन्स प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पहले तो इसको डिफाइन कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके पर्पस लिखने हैं, ये इसके 4 पर्पस लिख दिए, पर्पस 1, पर्पस 2, पर्पस 3, पर्पस 4, ओके। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि आप ना ये सारा कुछ लगाओ 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स पे एंड एक्सप्लेन करो। ये एक्सप्लेनेशन बड़ी सिंपल है, ये बिल्कुल ही सिंपल है। 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिए पहले हम निकालेंगे इसकी आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज निकालनी आती है आपके पास, मैट्रिक्स यहाँ पे समीशन लिखी ना मैंने, समीशन माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 का डिटर्मिनेंट रख लो, आपके पास आइगन वैल्यूज आएंगी जो कि आएगी λ1 λ2, यही बात मैंने थ्योरी में लिखी है। फिर λ1 के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक आइगन वेक्टर निकालेंगे, फिर λ2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर निकालेंगे, यही बात मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखी हुई है। देखिए, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स बाय सॉल्विंग दिस वन इज इक्वल टू 0, दीज आइगन वेक्टर्स आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, इनको ही प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, आइगन वेक्टर्स के बाद हम नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर निकालेंगे। उसके लिए क्या मेथड होता है आपके पास, बड़ा सिंपल सा होता है कि आपको ना गिवन वेक्टर को उसके नॉर्म से डिवाइड करना,
दैट्स इट, उससे आपके पास आइगन वेक्टर नॉर्मलाइज हो जाएंगे, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। फिर आपके पास क्या है, आपको पता करना है प्रोपोर्शन टोटल पॉपुलेशन वेरिएंस। उसके लिए पता क्या मेथड होता है, मेथड बताया था, मेथड ही होता है जितनी भी आइगन वैल्यूज आई, जैसे मान के चलो लैम्डा 1 लैम्डा 2, 2 by 2 मैट्रिक्स के केस में ये है, ठीक है, एक आइगन वैल्यू बटा में उन दोनों का एडिशन, 3 के लिए भी ऐसे तो 4 के लिए भी ऐसे, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, और 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए वाली बात लिखी हुई है मैंने, ठीक है। और इनका जो सम है इट विल बी वन रिप्रेजेंटिंग द टोटल वेरिएंस, ये टोटल वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सिर्फ एक थ्योरी वाला क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल चीज को लिखना है वो आप लिख ही लोगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी ये बात आ गई कि आप पहले इनके बीच में डिफरेंस बताओ, एज रिप्लेसमेंट एंड ब्लॉक रिप्लेसमेंट पॉलिसीज, पहले तो आपको वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये भी मैंने अलग से लिख के रखा हुआ था ताकि आपको दिक्कत ना आए, ये लिखा हुआ, आप डायरेक्टली इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको थोड़ा बहुत पॉज कर लो एक बार बार, आसानी से इसको पढ़ सकते हो आप, ठीक है। हम बढ़ते हैं डायरेक्टली अपने कॉन्सेप्ट की ओर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लेट द लाइफ टाइम्स y1 y2 आर इंडिपेंडेंटली एंड सारा क्वेश्चन मैं दे दिया, ठीक है। हमें बोला गया फाइंड द मीन रीनियल टाइम। अब मेन रीनियल जो टाइम है, ठीक है, उसको डिनोट करते हैं ई ऑफ आर से। उसको सोल्व करने के लिए मेथड होता है 0 टू कैपिटल टी, ठीक है, यहाँ पे आता है वाई एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू डी वाई प्लस टी इंटू टी ऑफ वाई ग्रेटर देन टी, ये हमारे पास मेथड है। इस मेथड को करते हैं अभी, पहले ये सॉल्व करो आप। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जो पर्टिकुलर ये चीज़ आ रही है ना, इसकी बात करें, ठीक है, इसकी बात करें तो ये हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। हमारे केस में पैरामीटर 5 दे रखा है तो लैम्डा की वैल्यू 5 होगी, दैट मीन्स मैं अपने क्वेश्चन में इसको 5 यूज करूंगा। तो ई ऑफ आर ये मेरे पास कैसे सोल्व हो रहा है, 0 टू टी वाई इंटू यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 5। ये मैंने गलती से टी लिख दिया, शायद यहाँ पे वाई ही आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे वाई ही यूज कर रहे हैं ना इसलिए। तो ये आ गया डी वाई प्लस टी ई रेज टू पावर माइनस 5t। अब इसके ऊपर ना हमें लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन में पार्ट टू। वो कैसे लगता है हमारे पास, वो कुछ इस तरीके से लगेगा कि पहले y को सेम रखा, इसकी करेंगे इंटीग्रेशन, ई रेज टू माइनस 5y बटा में आ जाएगा -5, ठीक है। फिर क्या आएगा, माइनस का साइन आता है, y का डेरिवेटिव 1, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे जो कि फिर से ये आ जाएगी, ठीक है। और इसकी लिमिट्स क्या थी, 0 से t, ये वैसे का वैसे लिखा हुआ, ओके। जो कि हमारे पास आ गया 5 से 5 कैंसिल, तो ये बन गया हमारे पास माइनस वाई ई रेज टू पावर -5y, ओके। फिर आ गया साथ में माइनस 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ बच गया हमारे पास, वेट मैंने गलती करी है यहाँ पे कोई, यहाँ गलती करी, गलती मैंने ये कर दी, 5 से 5 आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि रूल क्या होता है, फर्स्ट को सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर एक का डेरिवेटिव दूसरे को सेम रखा जाता है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी थी, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -1/5 ई रेज टू पावर -5, ठीक है। तो ये हमने सोल्व करना है। जब इसको आगे आप पुट करोगे ना, पुट करने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा, मैं जो कि डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये कुछ ऐसा बनेगा -t ई रेज टू पावर -5t, यहाँ पे आ जाएगा -1/5 ई रेज टू पावर -5t प्लस का 1/5, पुट करने के बाद ये कंडीशन हो जाएगी और बाहर ये पड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा, अब इससे ये माइनस का प्लस का ही कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/5 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का 5, ओके। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पर इन टाइम गिवन द कॉस्ट C1 4 टू C2 6। अब जब ऐसा करना होता है ना, उसको लगेगा C ऑफ टी, क्या मैथड बनेगा, C1 के साथ पहले तो आप क्या करो y ग्रेटर देन टी लिख दो,
ठीक है। फिर CO2 के साथ आप y लेस देन 2 लेंगे, क्योंकि जो दो कोस होते हैं ना उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, बटा में आता है E/R। अब आपको इसको सोल्व करना है, जो कि हमारे पास बना C1 की वैल्यू 4 थी ना, ठीक है, CO2 की वैल्यू हमारे पास 6 थी, और ये वैल्यू हमारे पास 1/5 है। टाइम कम होने के कारण इसका मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिख रहा हूँ। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करके फाइनल आंसर ये बनेगा आपका 5 × 6 - 2 e⁻⁻5t, और बटा में आ जाएगा 1 - e⁻⁻5t। आई होप कि ऐसे स्टेप तो आप कर ही लोगे, ठीक है। फिर भी ना हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, देख लेंगे जो मैं उसका नेक्स्ट टेस्ट कर पाऊँ उसके लिए, ठीक है। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन का ए पार्ट भी सोल्व हो गया। अब बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन के बी पार्ट की ओर, जो कि आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। हमें इन ऑर्डर टू फिट द रिग्रेशन लाइन y = β1 + β2x, हमें इस रिग्रेशन लाइन की बात करनी है। तो उसके लिए पहले β2 और β1 पता करने पड़ेंगे। β2 मैं पहले पता कर रहा हूँ। β2 पता करने के लिए हमारे पास मेथड ये होता है n of summation xy माइनस समीशन x इंटू समीशन y बटा में n इंटू समीशन x स्क्वेयर माइनस समीशन x का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब इस सब की वैल्यू पुट करते हैं। n हमें दे रखा है 34, ये दे रहा 34 पेयर्स, और समीशन एक्स वाई की वैल्यू ये कहाँ दी हुई है, ये दी हुई, जो कि हमारे पास हो जाएगी, ठीक है, माइनस में 100.73 आ जाएगा, जिसकी मल्टीप्लाई में है ये, और बटा में आ जाएगा 34 × 304.7885 माइनस 100.73 का स्क्वायर। मैं अब इसका डायरेक्टली लिख रहा हूँ। जब आप इस सब को कैलकुलेट कर लोगे ना, आपके पास जो β2 है ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 83.614, ठीक है। और β1 पता करने के लिए हमारे पास मेथड होता है y बार माइनस β2 x बार, जहाँ पर y बार से मेरा मीनिंग पता क्या है, y बार इज द मीन है, तो y बार का मीनिंग क्या हुआ, समीशन y बटा में n। वैसे ही x बार भी मीन है, तो x बार का मतलब क्या हुआ, समीशन x बटा में n। तो हमारे पास β1 क्या आ गया, क्योंकि हमारे पास ना समीशन y बटा n है, समीशन y हमें दे रखा है, तो यहाँ बन गया 16703 बटा में 34। β2 की जो वैल्यू आई थी वो लिख दो पहले, तो यहाँ पे 83.614, और समीशन x के लिए हमारे पास क्या है, x के लिए 100.73 बटा में 34। अब जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे ना, ये अप्रॉक्सीमेटली, मैं इसको भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, ये बनेगा हमारे पास 243.516, ठीक है। तो इससे हमारे पास रिग्रेशन जो लाइन है स्टार्टिंग में जो पता करनी थी ये वाली, ये क्या बनी, y = β1, β1 हमारे पास है 243.516 प्लस β2 जो कि हमारे पास आया था 83.614 साथ में x। दिस इज आवर फाइनल रिग्रेशन लाइन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन में भी हमारे पास थ्योरी वाला पार्ट आ गया, दैट इज व्हाट इज ब्रांचिंग प्रोसेस, गिव 2 रियल एग्जांपल्स ऑफ ब्रांचिंग प्रोसेस। मैंने ये आपके पास डायरेक्टली लिखी हुई है, पढ़ सकते हो आप, ठीक है, इसको पोज करके पढ़ लीजिएगा। ये ब्रांचिंग प्रोसेस लिखा हुआ है और नीचे इसकी 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। हम बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपने मैथमेटिकल पार्ट की ओर, जो कि है, अगर आपके पास इफ पी ऑफ एस एंड पी एन एस रिस्पेक्टिवली इज द प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन of IID random variables xi r and the random variables xn where आपको कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो इस केस में आपको ना ये बात शो करनी है, शो दैट, एक तो ये बात शो करनी है और एक ये बात शो करनी है, दोनों बातें अब हम शो करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, फॉर xn+1, ठीक है। बाय डेफिनेशन ये हमारे पास होता है Pn+1 फॉर स्मॉल एस, ठीक है। डेफिनेशन कोडिंग हमारे पास होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ, यहाँ पर आता है स्मॉल एस, यहाँ पर होता है xn+1, ये हमारे पास मेथड है, ओके। अब क्या करते हैं, हमारे पास ना xn+1 की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे ये वैल्यू
यहाँ सब्स्टिट्यूट कर, यहाँ पर भरने पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा ई ऑफ, ठीक है, यहाँ पे आ जाना है हमारे पास अब कुछ ऐसा समीशन एस के ऊपर, एस की पावर के ऊपर समीशन आर 1 to xn एक्साई, ये कुछ ऐसा आ गया हमारे पास। के बाद अब मैं यूज करूंगा प्रॉपर्टी फॉर कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन की जो हमारे पास होती है प्रॉपर्टी, उसको अप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर ई ऑफ, यहाँ पर फिर दोबारा ई, ये जो सारा अंदर लिखा है ना वो सारा लिखेंगे एस समीशन आर 1 to xn, ठीक है, यहाँ पर एक्साई आर, ये सारा कुछ यहाँ पर बाई एक्स एन, ये यहाँ के लिए और उसको ऐसे कर दिया। अब जब ये हमारे पास जो ई है ना, इसको अगर उस तरफ लिखें तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ये सिंगल टाइम लिखा जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा जो एक्स की पावर है ना उधर जगह पावर बन जाएगी उसकी, दैट मीन्स ये कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास। हम ना वो यूज कर रहे हैं कि क्योंकि जो समेशन आर 1 एक्स एन एक्साई जो आर है इज सम ऑफ एक्स एन आई ओ डी है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को जब यूज करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, ई फोर यहाँ पर एस की पावर समेशन के अंदर आ जाएगा आर 1 to xn एक्साई आर, यहाँ पे xn, ये बन जाएगा p ऑफ s रेज टू पावर xn, ठीक है। और हम फिर क्या करेंगे, ये जो सारी वैल्यू है ना ये वाली, ये यहाँ पर पुट कर देंगे, ओके। पुट करने पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा p n plus 1 of s is equal to expectation of p of s xn, ठीक है। तो कुछ ऐसा रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ recognize that e for p of s x power n is the definition of pgf of xn evaluated at ps, which is, जो कि हमारे पास होता है pn of ps। therefore by replacing n plus 1 with n plus n को n के साथ जब रिप्लेस करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये बात प्रूव हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग काफ़ी था, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा, अंडरस्टैंड कर लीजिए इसको। अब सेकंड पार्ट हमने ये प्रूव करना है, और मैंने ना इसके ऊपर बड़ा माथापच्ची करी थी, चेक करने की कोशिश करी, लेकिन मुझे इन द एंड ये रिजल्ट मिला कि ऐसा कोई रिजल्ट होता ही नहीं है जिसको शो करने के लिए बोल दिया, तो ये वाला पार्ट गलत दे रखा है आपको, ठीक है। तो आप दिस इज नॉट अ करेक्ट रिलेशनशिप, सो वी कांट शो दैट, ओके, ये शो नहीं हो सकता आपके पास, जो कि 7th क्वेश्चन का ए पार्ट हमने प्रॉपर सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं हम 7th क्वेश्चन के बी पार्ट की ओर। इसमें हमें क्या दे रखा है, A community has two police cars which operate independently of one another। दो पुलिस कार हैं जो इंडिपेंडेंट तरीके से ऑपरेट करती हैं। The probability that a specific car will be available when needed is 0.99। कोई ना कोई कार हमें मिल ही जाएगी, ठीक है, नीड होने पर, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.99 है। अच्छा काम करते हैं, मैं लिख देता हूँ कि कार 1 की अवेलेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी C1 हो गया कार 1 की प्रोबेबिलिटी के लिए, C2 इवेंट हो गया कार 2 की प्रोबेबिलिटी के लिए। हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी C1, इसकी प्रोबेबिलिटी C2, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है कि कम से कम एक कार अवेलेबल होएगी, दैट मीन्स हमें ये दे रखा है कि इनकी जो यूनियन कर दी जाए तो प्रोबेबिलिटी आती है 0.9। हमें सोल्व क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर कार इज अवेलेबल, कोई भी कार अवेलेबल नहीं होगी, दैट मीन्स दोनों ही कार अवेलेबल नहीं होंगे, दैट मीन्स हमें ये सोल्व करना है,
ये क्या होता है, 1 में से इसको जस्ट माइनस कर दो, 1 माइनस 0.99, आपका आंसर आ गया 0.01। काफी सिंपल पार्ट था ये वाला। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया सेकंड पार्ट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार इज अवेलेबल व्हेन नीडेड। इस बात की प्रोबेबिलिटी पता करो कि कोई ना कोई कार मिलेगी जब नीड होएगी। मैंने ना इसको गलत तरीके से अप्रोच कर दिया, आप इसको प्लीज इसको ऐसा मत कीजिए। C1 C2 इवेंट तो मानी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी नाइदर कार इज अवेलेबल, दैट मीन्स ये वाली कंडीशन आप लेके चलो, C1 अवेलेबल नहीं होगी और C2 भी अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अभी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो कैसे अक्कर होंगे, कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये रखी थी कि स्पेसिफिक कार विल बी अवेलेबल, दैट मीन्स हमें C1 यूनियन C2 0.99 नहीं दे रखा था, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 दे रखी थी 0.99 और प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 भी दे रखी थी 0.99, ये कंडीशन थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.01, इंडिपेंडेंट भी दे रखे हैं इसलिए मल्टीप्लाई आई है, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं आनी थी, 0.01 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.0001। ठीक है, ये आ गया। अब जब आपने सोल्व करना था ना ये वाला कॉन्सेप्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 यूनियन C2, अब जब माइनस करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस चीज को मैं ऐसे लिख ही सकता हूँ। ठीक है, C1 यूनियन C2 इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास 0.0001 है, माइनस करके आ जाएगा 0.9999, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ना इस बात को थोड़ा गलत पढ़ लिया था, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी फॉर स्पेसिफिक कार विल बी अवेलेबल, स्पेसिफिक कार विल बी अवेलेबल, तो बात C1 की भी हो रही है, बात C2 की भी हो रही है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। अब आपको बताने हैं ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट में आपको ये दे रखा है, वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P of a Markov chain in the sum of each row must necessarily be unity but in the higher order transition probability matrices, ये आपके पास रूल नेसेसरी नहीं है, ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि नेसेसरी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, गारंटी नहीं है इस चीज़ की कि होगा या नहीं होगा। इसका रीजन बताता हूँ आपको कि आप ये देखिए, मार्को चैन इज द सम ऑफ ईच रो मस्ट नेसेसरी बी यूनिटी। अब अगर ना आपके पास, क्योंकि हमें दे रखा है कि P एक ना ट्रांजिशन मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये कंडीशन अप्लाई होती है, ऐसी मैट्रिक्स को ना बोला जाता है स्टोकैस्टिक मैट्रिक्स, मतलब P इज अ स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स की खास बात ये होती है कि अगर आप इसको 2 बार 3 बार मल्टीप्लाई करो ना, 4 बार 5 बार लगातार मल्टीप्लाई करते जाओ, तो भी आपके पास ना वो स्टोकास्टिक मैट्रिक्स ही रहती है। ये लिखा ना कि PJ4234, ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी आपके पास ऐसी स्टोकास्टिक मैट्रिक्स आएगी जिसमें हमारे पास उसका जो सम है यूनिटी रहेगा। ठीक है, तो ये रूल नेसेसरी नहीं हुआ, यहाँ पर नेसेसरी नहीं हुआ इसलिए फॉल्स था। ठीक है, बाकी अगर आप लिखना चाहो तो जैसा मैंने बताया उस लैंग्वेज में आप लिख देना, पहले ये लिख देना P स्टोकास्टिक मैट्रिक्स, फिर लिख देना कि यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो आप, एंड द सिंस P इज अ स्टोकास्टिक मैट्रिक्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ stochastic matrix is also stochastic matrix, it follows that any higher order transition probability matrix P of j will also be a stochastic matrix, therefore sum of each row in P of j must also necessarily be unity like just P। ठीक है, तो ये रूल नेसेसरी नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, सेकंड पार्ट डेफिनेटली फॉल्स ही होएगा। इसका रीज़न ये है कि मैंने इसको सर्च जो करना करके देखा, मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने ये बात नोटिस करी कि यहाँ पे ये दे नहीं रखा, यहाँ पर कुछ कुछ भी दिया होता 1/2 3/4 7 ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते थे। जब यहाँ पर हमारे पास कोई स्पेसिफिक चीज़ दे ही नहीं रखी तो ये कंडीशन सॉल्व हो ही नहीं सकती। तो बिना कुछ यहाँ बताए हम नहीं कह सकते कि वो 65 और 72 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। सो इसको तो मैं फॉल्स कंसिडर करूंगा। वैसे तो क्वेश्चन गलत है, लेकिन अगर आपका इसको आप बेस्ट ऑप्शन चूज करना हो तो मैं बोलूंगा कि आंसर फॉल्स है। थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, लेट द आर वी एक्स
फॉलोज द नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर डेल्टा 1/3। ये आपका सोल्यूशन आएगा, आपको ये बात सोल्व करनी है, ठीक है। इसके लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे उस प्रॉपर्टी का नाम होता है मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज करना है, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से अप्लाई होती है कि अगर आप सॉल्व करते हो x ग्रेटर देन s प्लस टी, x ग्रेटर देन s, ठीक है, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आता है। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर s को 3 सोचो और t को आप सोचो 1, तो ये देखो ये बन रहा है ना, फिर s 3 t बनेंगे, 3 + 1 4 बन गया, x s ग्रेटर देन 3 बन गया। तो यहाँ पर क्या आ गया फिर हमारे पास x ग्रेटर देन 1। बेसिकली हमने इसके लिए सोल्व करना है, ये प्रॉपर्टी के बाद अब इसके लिए सोल्व करेंगे। इसके लिए अगर सोल्व करेंगे और हमें लैम्डा 1/3 दे भी रखा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कैसे बनेगा, e रेज टू पावर, वैसे तो हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए था माइनस लैम्डा इंटू एक्स, ये आना चाहिए था, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1/3 और x हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे बन दे रखा है, ठीक है। तो ये बन गया e रेज टू पावर -1/3, तो ये आ गया। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट में आपको क्या दे रखा है, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पॉइजन क्विंग सिस्टम इज द, इसको जब लिखें इसकी रेशो को mg1 और इसकी रेशो को, ये क्विंग मॉडल बनेगा। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन जो स्टेटमेंट है ना हमारे पास अगेन एक थ्योरी वाली आ जाती है, जिसकी मैंने एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। इन्होंने पूछ रखा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, ये पक्का फॉल्स है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये यहाँ पे कोई दो फॉर्मूला लिखे हुए थे, म्यू का और समीशन का, और यहाँ पर जो गलती है वो गलती ये है कि इसके यहाँ पर साथ में 1/n भी आना चाहिए, 1/n ना होने के कारण फॉल्स है। आप लिख दोगे द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द समीशन इज 1/n समीशन i 1 to n। बाकी सारा कुछ सही था, यहाँ पे सिर्फ यही गलती है जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। तो इस गलती के कारण हमारे पास क्या हुआ, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ गलतियाँ मेरी हो जाती हैं क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर लेक्चर्स दे रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आएंगे और मैं आगे इम्प्रूवमेंट भी करता रहूँगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, टेक केयर।